नमस्कार छात्र मित्रों, मैं सौ रूपाली विकास गुरु लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर पलूस। बच्चों, आज हम देखेंगे 8वीं कक्षा 5वां पाठ मधुबन। लेखक है अनुराग वर्मा। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार यानी मुलाकात इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी यानी न घबराते हुए। बच्चों, तुम्हारे सामने जो फोटो दिखाई दे रही है वो है डॉक्टर अनुराग वर्मा जी का। बच्चों, साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्यक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में भी श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कुछ यहाँ रचनाएं दी गई है। उनकी काव्य रचना वीर हमीद, चित्तौड़ की चिता, कुल ललना, रूपराशि, निशीत, एकलव्य, चितवन, अभिशाप, अंजलि, चित्ररेखा और चंद्रकिरण। रामकुमार वर्मा को एकांकिकाकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली है। उनके नाटक तथा एकांकी नाटक अधोलिखित है। विभूति, पृथ्वीराज की आंखें, सत्य का स्वप्न, विजय पर्व, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सत्सल किरण। 8 एकांकी, 4 ऐतिहासिक एकांकी, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, रिमझिम, दीपदान, इंद्रधनुष्य आदि। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यहाँ ये लेखक जो है वो पूरी रफ्तार से तेजी से जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे को उनको मिलने का समय दिया था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। यहाँ उत्सव यानी त्योहार, संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियाँ अत्यंत आवश्यक है। इनमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। जो कुछ नया लिखा गया है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है, देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया जाता है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है, इस बात पर गहन चर्चा की जाती है। स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। प्रतिष्ठित कवि और लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर उन्मुख होते हैं। लेखक ने रामकुमार वर्मा को सिर्फ उत्सव और संगोष्ठियों में ही देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मुलाकात यानी भेंट, अवसर यानी मौका। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल होना। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, मनीषी यानी विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति आदि। इन तमाम यानी सभी उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। हेतु यानी उद्देश्य। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न, डॉक्टर साहब,
काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना, कविता। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहलू यानी दृष्टिकोण। उन्होंने जवाब दिया है, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह यानी उपद्रव, क्रांति अपने आप ही उदित हुआ। उदित होना यानी उत्पन्न होना। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए, यहाँ व्यवधान यानी बाधा, मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। मौलाना यानी अरबी भाषा के विद्वान। वह आया और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। यहाँ तालीम यानी शिक्षा, ज्ञान, नुस्खा, उपाय, उक्ति, तरीका। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। सख्ते में आना यानी घबराना, भयभीत हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी। विद्रोह यानी क्रांति, उपद्रव। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यहाँ प्रभात फेरी प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना। हम भी जब वृक्षारोपण हो, वृक्ष दिंडी हो, ग्रंथ दिंडी हो तो हम प्रभात फेरी निकालते हैं पाठशालाओं में। उसी तरह यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण यानी शुरुआत थी। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? लेखक ने जवाब दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय विद्यापीठ में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, इंटर पदवी पूर्व परीक्षा। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। प्रतीत होना यानी मालूम होना। मैंने पुनः सवाल किया, अतीत में खोना यानी भूतकाल में खोना। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यहाँ लौकिक यानी सांसारिक पारिवारिक प्रेम और पारलौकिक यानी परलोक संबंधी प्रेम। उन्होंने जवाब दिया है, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ प्राकृतिक यानी नैसर्गिक। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी अच्छी गुण, नैतिकता नीति। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। प्रेषित यानी भेजा हुआ। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। शौक, छंद। प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। उत्सव, त्योहार। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश के राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता, दृढ़ता, टिकाव, अभाव यानी कमी। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। चिंतन यानी विचार।
देश की समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थिरता के अभाव में या तो देश में चुनाव हो रहे होते हैं या फिर चुनावों की तैयारी हो रही होती है। ऐसी अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास देश के विकास के विषय में सोचने का समय ही नहीं होता। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है कि देशवासियों को देश की संसाधनों का लाभ मिलेगा। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार कुछ उपयोगी नीतियां बनाएगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सभी देशवासी सुखी होंगे। परंतु राजनीतिक स्थिरता के अभाव में लोगों की सभी आशाओं पर तुषारपात हो जाता है। यहाँ लेखक को राजनीति में कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया।